नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में। मैं हूं ऋतु शर्मा। इस शो में हम लेकर के आते हैं कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स जिनको हम फंडामेंटली स्टडी करते हैं और आखिर में जानते हैं ब्रोकरेज हाउसेस के दिए हुए टारगेट प्राइसेस जो आने वाले 12 महीनों तक के लिए हो सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारे साथ रेगुलरली जुड़ते हैं और अपने जो फेवरेट स्टॉक्स है वो हमारे साथ शेयर भी करते हैं। हम कोशिश करते हैं हर एपिसोड में उनमें से कुछ जो स्टॉक्स हैं उनको पिक कर सके। तो इस एपिसोड में भी अपने जो फेवरेट स्टॉक्स हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कॉमेंट सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला शेयर है पीवीआर आइनॉक्स। सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस समरी पर एक नजर डाल लेते हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं। चुनाव और क्रिकेट इवेंट्स के कारण फर्स्ट क्वार्टर में कमजोर परफॉर्मेंस के बाद पीवीआरएल की ऑक्यूपेंसी जो है वो सेकंड क्वार्टर FY25 में 25.7% तक बढ़ी, जो फर्स्ट क्वार्टर में 20.3% ही थी। हालांकि पिछले साल से अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में थोड़ी कम रही है। रेवेन्यू और अर्निंग्स की बात करते हैं। रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 36% बढ़ा, लेकिन साल दर साल अगर आप देखोगे तो 19% कम रहा, क्योंकि पिछले साल का जो बेस है वो काफी ऊंचा था। लेकिन ये सुधार जो है वो स्त्री 2 और कल की 2898 AD जैसी हिट फिल्मों की वजह से हुआ है। अगर एबिटा की हम बात करें तो ये फिर से प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। 1.9 बिलियन INR रहा है, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में लॉस हुआ था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो पैट है वो अंदाजे से ज्यादा रहा, 224 मिलियन INR के करीब रहा। अब इसकी अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे जाएं तो थर्ड क्वार्टर में बड़ी फिल्मों जैसे कि पुष्पा 2, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन जैसी जो मूवीज हैं उनके रिलीज होने से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि पीवीआरएल का बिजनेस जो है वो काफ़ी हद तक फिल्म की जो क्वालिटी है उस पर ही डिपेंडेंट है, तो जो उनके कंट्रोल में नहीं है। ऑक्यूपेंसी में अगर हम देखें तो 2 से 3% की मामूली गिरावट भी उनके प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर सकती है। अगर स्क्रीन मैनेजमेंट की बात करें तो पीवीआरएल ने 16 नए स्क्रीन्स जोड़े हैं, लेकिन 25 बंद किए हैं, जिससे सेकंड क्वार्टर FY25 में कुल 9 स्क्रीन्स की कमी हो गई है। वो फ्यूचर में और स्क्रीन्स जोड़ने की फिलहाल प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल्स पर जो है ध्यान दिया जाएगा। देखिए, टिकटिंग की बात करें तो टिकटिंग रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 41% बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अभी भी कम है। एवरेज टिकट प्राइस जो है उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। इनके F&B यानी कि फूड एंड बेवरेजेस में अगर हम देखें तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% बढ़ा, लेकिन ईयर ऑन ईयर कम रहा। पीवीआरएल इसे पीवीआर कैफे और फूड कोर्ट्स जैसी प्लानिंग के जरिए बढ़ाने का प्लान बना रही है। इनके एडवर्टाइजिंग पर आते हैं तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये भी कम रहा है। अब इस पर एक आउटलुक की बात कर लेते हैं। पीवीआरएल फ्यूचर कंटेंट पाइपलाइन को लेकर काफी पॉजिटिव है और वो ज्यादा स्क्रीन्स जोड़ने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने नई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ जो पुरानी हिट फिल्में हैं उनको फिर से रिलीज करने की स्ट्रेटेजी अपनाई है, जो अब तक काफी सक्सेसफुल नजर आ रही है। तो बेसिकली पीवीआरएल की ग्रोथ फिल्मों की सक्सेस पर ही डिपेंड करती है। उनकी रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस में ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन ऑक्यूपेंसी में मामूली गिरावट से उनके प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है। कंपनी का टारगेट स्टेबल ऑक्यूपेंसी बनाए रखना है और एडवर्टाइजिंग, F&B और ऑल्टरनेटिव कंटेंट के जरिए अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने का इनका टारगेट है। अब अगर यहाँ पर हम ब्रोकरेज के टारगेट प्राइस की बात करें तो ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग फिलहाल देते हुए नजर आ रहे हैं और टारगेट प्राइस दिया है 1750 रुपए, जबकि शेयर का जो करंट प्राइस है वो 17 अक्टूबर 2024 तक आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं टाटा के शेयर TCS की। कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाने के लिए एक नई प्लानिंग पर काम करने वाली है। BSNL के साथ 15,000 करोड़ INR के समझौते के तहत TCS भारत में एक स्ट्रॉन्ग 4G नेटवर्क स्टेब्लिश करेगी। तो इस न्यूज़ को आप ध्यान में रखें, आगे जब हम रिपोर्ट डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों। तो रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट और मार्जिन्स की। एबिट मार्जिन्स 24.1% रही, जो एक्सपेक्टेशन से 40 बेसिस पॉइंट्स कम थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 1.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटकर 120 बिलियन INR रहा, जो ब्रोकरेज की जो एक्सपेक्टेशंस थी 125 बिलियन उससे भी 4.1% कम था। रेवेन्यू और ग्रोथ पर आते हैं तो TCS ने 7.6 बिलियन USD का रेवेन्यू दर्ज किया है, जो 2.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है और ये एक्सपेक्टेशन से 1.6% ज्यादा है। अब इस ग्रोथ का जो मेन रीजन है वो भारत में BSNL के साथ हुई डील है, जिसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, और यूके में 2.8% की ग्रोथ रही है, जबकि नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करें तो 1.7% की गिरावट देखी गई है। अब यहाँ पर जो ग्रोथ के की ड्राइवर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। BSNL डील और बाकी बड़ी डील्स के रैंप अप से FY25 में रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस रिकवरी को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। TCS के क्लाइंट्स अब कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और जेन AI प्रोजेक्ट्स में तेजी से
जो बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है। वैल्यूएशन और फ्यूचर पर एक आउटलुक हम देख लेते हैं। TCS ने FY25 के दूसरे क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, खासकर भारत और BSNL के डील से। आने वाले क्वार्टर्स में TCS के मार्जिन्स के बेहतर होने की उम्मीद है, तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउस है वो 5,400 रुपए का टारगेट प्राइस देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 28% अपसाइड पोटेंशियल है। तो ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर आपको पॉजिटिव नजर आते हुए दिखाई देंगे। 5,400 रुपए का टारगेट प्राइस और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 17 अक्टूबर 2024 तक 4,122 रुपए के करीब है। बात करते हैं हमारे आज के आखिरी शेयर फेडरल बैंक के बारे में। सबसे पहले इसकी कुछ की हाइलाइट्स पर नजर डाल लेते हैं। फेडरल बैंक ने FY22 से FY24 के बीच अपने लोन बुक में 20% का CAGR और डिपॉजिट्स में 18% की ग्रोथ दिखाई है। FY25 और 27 में बैंक से 18% लोन CAGR की उम्मीद है, जो कि अच्छे रिस्क मैनेजमेंट और फिनटेक पार्टनरशिप की मदद से हो सकती है। फेडरल बैंक जो है वो फिनटेक पार्टनरशिप्स को नेटवर्क बढ़ाने और प्रोडक्ट्स बेचने के लिए काफ़ी ज़रूरी मानता है, और इन पार्टनरशिप से बैंक को नए कस्टमर्स मिलने की भी उम्मीद है, खासकर कार्ड जारी करने पर लगे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटने के बाद। अब जुलाई 2024 में RBI ने KVS मणियन को नए MD और CEO के रूप में मंजूरी दी है, जो सितंबर 2024 से काम भी शुरू करेंगे। उनके बैंकिंग एक्सपीरियंस से बैंक को आगे बढ़ने और उनके जो मुनाफे हैं उसमें सुधार की भी उम्मीद है। इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एस्टिमेट की बात कर लेते हैं तो FB ने ROA को 1.3% और ROE को 15.2% तक पहुंचाने का एम रखा है, जो हाई यील्ड प्रोडक्ट्स के मिक्स की मदद से पॉसिबल हो सकता है। बैंक का वैल्यूएशन 1.2 टाइम्स FY26 बुक वैल्यू पर अट्रैक्टिव है, जिससे FB के लिए लंबे समय तक फायदा होने की भी उम्मीदें हैं। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल हैं वो बाई की रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं और टारगेट प्राइस दे रहे हैं 230 रुपए का, जबकि शेयर का जो करंट प्राइस है वो 17 अक्टूबर 2024 तक 193 रुपीज के करीब है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपके जो भी सजेशंस हैं या फेवरेट स्टॉक्स हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी शो में इसी समय। तब तक के लिए मैं ऋतु शर्मा आप सभी से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.